नमस्कार। आज हम कंप्यूटरों की तेज रफ्तार दुनिया पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास ये राजस्थान आईवी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षा वाले कुछ दस्तावेज हैं जो मतलब बिल्कुल बुनियाद से शुरू होकर इतिहास और आज के दौर तक आते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इनमें से वो बातें निकालें जो कंप्यूटर की कहानी समझने में सबसे ज्यादा मददगार हों। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो हमारे सोचने, हमारे काम करने के तरीके को बदलने वाला एक विचार है। हाँ, हम देखेंगे कि ये कैसे साधारण गणनाओं से आगे बढ़कर आज की इस जटिल दुनिया का आधार बन गया है। हाँ। तो इसकी बुनियादी पहचान से शुरू करें। हाँ। तो मोटे तौर पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो जानकारी लेता है, उस पर काम करता है और नतीजा दिखाता है। हाँ, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज भी। हाँ, और स्टोरेज। इसकी रफ्तार और डेटा संभालने की जो क्षमता है वही से खास बनाती है ना? बिल्कुल। और ये जानना बहुत अहम है कि कंप्यूटर अपने आप मतलब खुद से कुछ नहीं सोचता। अच्छा। ये पूरी तरह दिए गए निर्देशों पर निर्भर है। सटीकता इसकी खूबी है, पर तभी जब निर्देश सही हों। मतलब ये सिर्फ नियमों का पालन करता है, अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करता। सही, बिल्कुल सही। अगर इतिहास देखें तो अरे ये सफर तो हजारों साल का है। हाँ हाँ। चीन में वो एबेकस बना था, उससे लेकर ब्लेज पास्कल का मैकेनिकल कैलकुलेटर। लेकिन असली बदलाव तो बिजली से चलने वाले कंप्यूटरों से आया, क्यों? सही कहा। यहाँ एक बहुत अहम मोड़ था, एबीसी, मतलब एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, 1942 में। अच्छा। उसने डिजिटल कंप्यूटिंग के लिए बाइनरी सिस्टम, यानी वो 0 और 1 की नींव रखी। हाँ, 0 and 1। फिर आया ENIAC, 1946 में। सोचिए, 18,000 वैक्यूम ट्यूब वाला एक विशाल मशीन। बाप रे, 18,000। हाँ, वो पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और फिर यूनिवैक 1, 1951 में। वो पहला कंप्यूटर बना जिसे व्यापारिक कामों में इस्तेमाल किया गया। जैसे जनगणना में। हाँ। अमेरिकी जनगणना में। हाँ। और ये भी तो दिलचस्प है कि चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखने वाली एडा लवलेस थी दुनिया की पहली प्रोग्रामर। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प है। खैर, आज तो कंप्यूटर हर साइज में आते हैं। हाँ। छोटे बड़े हर तरह के। हाँ बिल्कुल। जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो मौसम का पूर्वानुमान या बहुत जटिल वैज्ञानिक शोध के लिए बने हैं। भारत का पराम जैसे। हाँ, पराम इसका एक अच्छा उदाहरण है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जो बैंक या रेलवे जैसे बड़े संगठनों में इस्तेमाल होते हैं। हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं उन पे। लेकिन हम जैसे ज्यादातर लोग तो माइक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर ये स्मार्टफोन। हाँ हाँ, ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, एकल उपयोगकर्ता सिस्टम। अच्छा, और काम करने के तरीके के आधार पर भी तो होते हैं। हाँ, एनालॉग और डिजिटल। बिल्कुल। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक मात्राएं मापते हैं। जैसे पुरानी गाड़ियों के स्पीडोमीटर होते थे ना। हाँ। वो एनालॉग थे। लेकिन आज तो हम डिजिटल कंप्यूटर से घिरे हैं। सारी जानकारी 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं ये। और कोई भी डिजिटल कंप्यूटर दो मेन हिस्सों से बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सही। हार्डवेयर मतलब वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह। बिल्कुल सही। इसमें इनपुट डिवाइस आ गए, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज भी रैम जो अस्थाई मेमोरी है, और हार्ड डिस्क या एसएसडी जो स्थायी मेमोरी है। और इन सब का दिमाग है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सब मदरबोर्ड पे जुड़े होते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर, वो अनदेखी शक्ति जो हार्डवेयर को चलाती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा। इसके बना हार्डवेयर बस एक डिब्बा है। इसमें भी मुख्य हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। ओएस जैसे विंडोज, मैक ओएस या लिनक्स। हाँ। विंडोज तो बहुत पॉपुलर है अपने आसान ग्राफिकल इंटरफेस जीयूआई की वजह से। हाँ, वो तो है। और लिनक्स जो है वो अपनी स्थिरता, सुरक्षा और ओपन सोर्स होने की वजह से सर्वर और सुपर कंप्यूटर की दुनिया में समझ लीजिए राज करता है। ओपन सोर्स मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है, कोई भी देख सकता है, उसे सुधार सकता है, बदल सकता है। अरे वाह। और मजेदार बात यह है कि दुनिया के सारे टॉप 100 सुपर कंप्यूटर लिनक्स पे चलते हैं। सच में? हाँ, और आपका जो एंड्रॉयड फोन है उसका आधार भी लिनक्स ही है। लिनक्स कर्नल पर बना है वो। ये तो कमाल है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर वो हुए जो हम किसी खास काम के लिए यूज करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या गेम्स। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ड, एक्सेल, गेम्स, ब्राउजर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, वो बग वाली कहानी क्या है? हाँ, वो एक मजेदार किस्सा है।
कंप्यूटर में बग शब्द का इस्तेमाल तब असल में शुरू हुआ जब 1947 में हार्वर्ड मार्क II कंप्यूटर में सचमुच का एक कीड़ा, एक पतंगा फंस गया था और मशीन खराब हो गई थी। हाँ, सचमुच का बग। हाँ, और आज देखिए, हमारे स्मार्टफोन में अपोलो मून मिशन के कंप्यूटरों से लाखों गुना ज्यादा ताकत है। है ना, कमाल की बात। ये दिखाता है कि तरक्की कितनी तेज हुई है। बहुत तेज। तो भविष्य कैसा दिखता है कंप्यूटर का? भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें हो रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, जो पारंपरिक बिट्स 0 या 1 की जगह क्यूबिट्स इस्तेमाल करती है, जो 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं। इससे गणना की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से बढ़ सकती है। बाप रे। फिर न्यूरोमॉर्फिक चिप्स बन रहे हैं जो इंसान के दिमाग की नकल करने की कोशिश करेंगे। और डीएनए स्टोरेज। डीएनए स्टोरेज मतलब बायोलॉजिकल? हाँ, सोचिए, सैद्धांतिक तौर पर 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। 1 ग्राम में? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये डेटा स्टोरेज की हमारी आज की सारी सीमाएं तोड़ सकता है। तो हमने देखा कि कैसे साधारण गणना यंत्रों से शुरू होकर कंप्यूटर आज इतने शक्तिशाली और हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गए हैं। ये स्रोत हमें इसकी पूरी यात्रा की एक बढ़िया झलक देते हैं। सही कहा, बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब ये नई तकनीकें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीएनए स्टोरेज जब ये मुख्य धारा में आएंगी, तो ये हमारे समाज को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और कितना बदल देंगी। हाँ, ये सोचना ही